हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड रोज शिवांगी और स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एफसीआई एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टोटल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे है हम आपको अपने स्पेशल कोर्स के बारे में बता दें। यहाँ पे आप हमारा, अगर आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा स्पेशल कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा सिर्फ 999 में, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो सिलेबस पे बेस्ड होंगे। जनरल एप्टीट्यूड वगैरह भी मिलेगा एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन के जितने भी हैं, जितने भी एग्ज़ाम है, मतलब रिलेवेंट डिसिप्लिन के जिसके जिसके हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी है जिसका, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल नोट्स जो है मिलेंगे सिर्फ 399 में। और आपको जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी साथ के साथ मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट पे जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। आखिर हमें फूड सिक्योरिटी एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो व्हाट इज़ मीन बाय फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी के लिए जो है हमारे पास WHO और FAO की डिफिनीसन है, और उस डिफिनीशन एक जो होता है साइंटिफिक डिफिनीसन के बजाय भी फूड सिक्योरिटी हम अपने आम शब्दों में समझ सकते हैं कि मतलब फूड सिक्योरिटी से मतलब ऐसा है कि किसी भी टाइम पे जो ईजिली एसेसिबल हो, हमारे डेली रिक्वायरमेंट की जो हमारी नीड है फूड की, वो किसी भी टाइम पे किसी भी ग्रुप, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर हो, पुअर हो, तो किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को जो है फूड की अवेलेबिलिटी इतनी हो कि उसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर हो पाए, उसकी हेल्थ प्रॉपर मैनेज हो पाए, और एडिक्वेट क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी इज ऑल्सो मैटर। तो फूड सिक्योरिटी मीन्स दिस कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, ठीक है, और सेफ रिक्वायरमेंट, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब कभी भी आपके पास असेसिबल हो। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, जब भी आपको उसकी नीड हो वो आपके पास हो, आपकी ज़रूरत का, तो वो होता है हमारा फूड सिक्योरिटी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी डिफिनीशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफिनीशन दी उसमें क्या है कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स जो फूड है हमारा वो अवेलेबल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में, ठीक है, कंसिस्टेंट बेसिस पे। ये नहीं कि आज अवेलेबल है कल नहीं है, कल आज खा लिया कल मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। फूड की अवेलेबिलिटी हो बट क्या हो, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हो, यानी कि जो फूड हमारे पास अवेलेबल वो क्या हो, हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे अवेलेबल हो और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो। ये हो गया हमारा फूड अवेलेबिलिटी। देन कम टू द फूड एसेस। तो फूड एसेस मीन्स हैविंग सफिशिएंट रिसोर्स बोथ इकोनॉमिक एंड फिजिकल टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट फूड फॉर अ न्यूट्रिशियस डाइट। यानी कि जो है हमें सफिशिएंट रिसोर्स हमारे पास हो, इकोनॉमिकली फिजिकली, जिससे हम क्या है कि अप्रोप्रिएट फूड जो हमारे न्यूट्रिशियस डाइट के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम असेस कर पाएँ। फिजिकली जो है सफिशिएंट होने से मतलब ये है कि हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा हो। दैट मीन्स कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, तो आपके पास सामने फूड रखा भी हो तब भी आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि फूड एसेस का मतलब ये है कि फूड सबको अवेलेबल हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिकली भी और फिजिकली भी सफिशिएंट हो, जिससे आप जो है अप्रोप्रिएट फूड जो है, जो न्यूट्रिशियस डाइट के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप क्या कर पाएँ, एसेस कर पाएँ। देन कम टू द फूड यूज। Food use means appropriate use based on the knowledge of basic nutrition and care as well as adequate water and sanitation। यानी कि जो फूड है दैट मीन्स उसका यूज़ क्या है, हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है,
हम अगर सपोज अगर हम मैंगो खा रहे हैं, हम पपाया खा रहे हैं, तो उसका यूज़ क्या है, वो हमारे डाइट में हमें क्या इंक्रीज़ करेगा, हमें वाइटामिन ए दे रहा है, हमें मिल्क में वाइटामिन डी दे रहा है। हमें इस चीज़ का भी जो है नॉलेज होना चाहिए कि पर्टिकुलर फूड लेने से हमारी डाइट में क्या इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो बेसिक चीज़ ये है कि जो एक 3 कंपोनेंट जो WHO ने दिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कितने टर्म्स हैं जो WHO ने दिए, तो वहाँ पे ऑप्शन आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर 3 दिया है तो 3, और अगर ऐसे दे दिया है कि फूड अवेलेबिलिटी, फूड एसेस एंड फूड यूज़, तो आप इजली वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही जो है WHO ने दिए थे, अगर बात करें फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये हो जाती है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो मतलब अवेलेबल रहे, ओके। और फूड सिक्योरिटी में फूड अवेलेबिलिटी रहे, फूड एसेस रहे, फूड यूज़ रहे, ये तीनों जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारे किसके लिए, फूड की जो है अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए। ये किसने दिया था, WHO ने। देन कम टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी लगभग सेम बात कही थी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि फूड सिक्योरिटी मीन्स when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life। यानी कि यहाँ पे क्या WHO ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एसेस, फूड यूज़। बट जो है अगर बात करें वो इसकी हम FAO की, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है अपना, उसने क्या किया कि फूड सिक्योरिटी जो है और क्या करती है, एग्जिस्ट करती है जब ऑल पीपुल एट अ टाइम, जब सारे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, किसी भी टाइम जब वो चाहें तो इतने सफिशिएंट हो फिजिकली और इकोनॉमिकली, इतने सफिशिएंट हों कि वो क्या कर पाएँ, एसेस कर पाएँ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को, अपनी जो डाइटरी नीड्स और फूड प्रेफरेंस को, और एक एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो है वैसी डाइट को वो जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, जिस टाइम चाहे उसको वो कंज्यूम कर पाए। दैट मीन्स द फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो कंपोनेंट दिए गए फूड सिक्योरिटी के वो है हमारा अवेलेबिलिटी, एसेस एंड एब्जॉर्प्शन। FAO ने जो कंपोनेंट दिए वो थी हमारी अवेलेबिलिटी, एसेस एंड एब्जॉर्प्शन। एंड WHO में जो कंपोनेंट है वो है फूड अवेलेबिलिटी, फूड एसेस एंड फूड यूज़। यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीन्स वो कितना न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में दे रहा है, कितना न्यूट्रिशियस है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, ओके। देन आता है हमारा व्हाट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, ठीक है, हमारा फूड सिक्योरिटी बिल है क्या एक्चुअली में। सो बेसिकली अगर बिल और एक्ट की बात करें या फिर लॉज की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो देखिए बिल का क्या है कि बिल जो होता है एक प्रपोज्ड लॉ होता है अंडर कंसिडरेशन बाय अ लेजिस्लेचर। यानी कि कोई हम प्रपोजल दे रहे हैं, जब तक वो प्रपोजल के फॉर्म में है तब तक क्या है, वो बिल है, ठीक है। बिल जो है वो तब तक नहीं लॉ बनता है जब तक वो लेजिस्लेचर से पास नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में जब तक वो एग्जीक्यूटिव से भी अप्रूव नहीं होता है तब तक क्या है, वो जो बिल है वो क्या नहीं बनता, लॉ नहीं बनता, ठीक है। और अगर बिल जो है इनेक्टेड हो गया लॉ में तो इसको हम एक्ट भी बोल देते हैं और स्टैट्यूट भी बोल देते हैं। यानी कि जो प्रपोज्ड होता है, लाइक यहाँ पे ये जो बिल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज अ नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। सो बिल से यहाँ पे मतलब क्या है कि ये प्रपोज्ड लॉ है, मतलब इसको लेजिस्लेचर में प्रपोज किया गया है, अभी क्या ये वहाँ से अप्रूव नहीं हुआ है। जब ये अप्रूव हो जाता है देन ये लॉ बन जाता है, और लॉ के बाद जो है जब ये इनेक्टेड होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो देन अपने मुद्दे पे आते हैं, क्या है व्हाट इज ए नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013। सो क्या है इंडियन नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल जो हमारा है 2013 में, वो हुआ था लॉ में, कब गया था वो हमारा सितंबर 12 2013 को ये लॉ में कन्वर्ट हुआ था। बेसिकली इसका मेन एम जो था वो क्या कि प्रोवाइड कराना सब्सिडाइज फूड ग्रेन
जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन है उनको प्रोवाइड कराना, किसको, 2/3 ऑफ इंडिया जो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है उस टाइम पे जब ये बना था। तो इसका मेन एम यही था कि क्या मतलब सब्सिडाइज फूड को अवेलेबल कराना जो जिनके पास इनकी एसेस नहीं है, जिससे वो टाइमली जो है अपनी डाइट को कंप्लीट कर पाए, उनका न्यूट्रिशन जो है, उनका हेल्थ जो है अच्छा रहे। बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इंडिया का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल है वो लाया गया था। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब बात करते हैं जो है, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होगी, तो वो कब आई थी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप नहीं बताते तो फिर कमेंट बॉक्स में हम आपको बताएंगे कि वो कब आई है, पर इसको खोजने की कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो कब आया था। ठीक है, तो अगला है इसमें ही अगली लाइन अगर हम देखें तो उसमें क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिल बेनिफिशियरी आर एबल टू परचेज 5 kg पर एडिबल पर्सन मंथ ऑफ सीरियल एट द फॉलोइंग प्राइस। यानी कि इसमें क्या था कि इसमें जो प्रोविजन था उसमें जो है जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है 5 kg पर एडिबल, मतलब 5 kg जो है पर पर्सन पर मंथ जो है हर फैमिली में, उसके हिसाब से जो है वो जो है ग्रेन्स सीरियल्स जो है वो देने का इसमें प्रावधान था। तो इसमें बेसिकली जो प्राइस नोटिफाई किया गया था वो था, राइस को जो है 3 रुपये पर केजी, व्हीट जो है 2 रुपये पर केजी, और कोर्स ग्रेन जिसमें मिलेट्स वगैरह हमारे आते हैं वो उसके लिए क्या था 1 रुपये पर केजी जो है इस पे जो है देने का प्रावधान था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ हंग्री पीपल हैं। ठीक है, जिसमें तो और इंडिया में जो है इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप हंगर इंडेक्स उठा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे इनिशिएटिव चलाने के बावजूद भी क्या रीज़न है कि इंडिया में हंगर इंडेक्स जो है इतना बुरा है उसका। तो रीजन ये भी था कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी डेली नीड का भी नहीं कमा पाते, तो वो भोजन का क्या ही इंतजाम कर पाएंगे। तो उनके लिए जो है सफिशिएंट अमाउंट में एटलीस्ट उनका पेट भरने तक का जो है वो इंतजाम हो जाए, इसके लिए जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो लाया गया इंडिया में। ठीक है, और अगर ग्लोबली बात करें, हम ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखने जाएं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, ये लगभग ही बहुत सारे जो हैं ऐसे डेवलपिंग नेशन हो गए या फिर कह लो कि जो बहुत पिछड़े देश हैं, सबके यहाँ की प्रॉब्लम है। लगभग एक डेटा बताता है कि 175 मिलियन जो चिल्ड्रेन हैं अंडर 5 ईयर वो अंडर वेट एस्टिमेट किए जाते हैं, ड्यू टू विच न्यूट्रिशनल उनको जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, उनको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा। 243 मिलियन एडल्ट जो हैं वो सीवियरली मलनरिश्ड हैं। उनको मतलब जो एडल्ट हैं 243 मिलियन वर्ल्ड वाइड, उनको क्या है कि वो मलनरिश्ड है, मतलब उनको जो प्रॉपर नरिशमेंट जो चाहिए न्यूट्रिशन वो नहीं मिल रहा है। 2 बिलियन वुमेन और चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो एनीमिक हैं। ठीक है, उसमें से 250 मिलियन चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको आयोडीन डिफिशियंसी का रिस्क है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो लाना जरूरी था। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी हमारे फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स में क्या क्या दे रखा है। तो बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स है इंडिया में, उसमें क्या है कि जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है राइट ऑफ फूड टू नेसेसरी टू अपहोल्ड आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है इंडिया का, उसमें क्या है कि राइट ऑफ फूड एज नेसेसरी, यानी कि जो राइट है फूड का वो नेसेसरी है। और आर्टिकल 21 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसको कंसीडर करता है कि मतलब जो फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए, उसके लिए जो क्या है फूड भी जो है एक नेसेसरी है, जो हमारा आर्टिकल 21 में दिया गया था। तो कोर्ट ने इस चीज़ को अफर्म किया कि हाँ मतलब फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स जो है इंडिया में वो नीडेड है। देन क्या किया गया इसके लिए, इसमें क्या है कि क्लोज पीडीएस शॉप टू बी रीओपन विद इन 1 वीक। यानी कि इसमें जो नॉर्म्स है उसमें क्या था कि जितने भी पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो थी
उनको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत जो शॉप आती थी उनको रीओपन किया जाए विद इन वीक, जो बंद हो चुकी थी। देन कि जो फूड FCI है, जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको ऑर्डर दिया गया था कि वो जो है वेस्टेज जो होते हैं उनको प्रिवेंट करे। यानी कि हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास अनाज कम था इसलिए ये एक्ट लाना पड़ा। अनाज जब नहीं था तो उस टाइम पे तो हमारे पास रिवॉल्यूशन आए थे, ग्रेन रिवॉल्यूशन। उसके बाद से चीज़ें बहुत, ये कब आया एक्ट हमारा 2013 में। क्या हमारे पास उस टाइम ग्रेन इतने नहीं थे कि हम सबको फीड करा पाए थे? सफिशियंट ग्रेन थे और अभी भी हैं, गोदामों में सड़ रहे हैं। उनका प्रॉपर जो है, उनको स्टोरेज की वजह से प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो रहा, उनका वो वेस्ट होते जा रहा है। वो बस बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल रहा है, और क्या है, गोदामों में फूड सड़ रहे हैं क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है उसका। तो बेसिकली इसके लिए भी गाइडलाइन है कि FSSAI को बोला गया स्पेशल कि जो वेस्टेज है उसको प्रिवेंट करें, यानी कि जो आपके गोदाम है उनको सही करें, उनका स्टोरेज प्रॉपर करें, जिससे जो फूड है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, वेस्टेज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके पास है वो इतना वेस्ट करते हैं, जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो। एटलीस्ट एक बारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि आप उतना ही खाइए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। 4 बार जाके लीजिए, ज़रूरी थोड़ी है कि थाली भर लिया, खा नहीं पाए फेंक दिया। कभी सोचा है कि अगर एक दिन ना मिले तो ये चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो या ये अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, फूड इज़ अ मैटर ऑफ ऑल द पर्सन, नॉट ओनली द गवर्नमेंट इशू। ठीक है, गवर्नमेंट तो जो लॉ बनाए वो बनाए, पर एज अ पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने एंड से जो चीज़ें कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या था, बेसिकली मुद्दे पे आते हैं। तो क्या फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स में जो है इन्होंने दिया कि FCI को कि ऑर्डर दिया कि जो है वेस्टेज को प्रिवेंट करें। देन स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जो है इम्प्लीमेंटेशन करें इन स्कीम्स का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरी स्कीम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया जिसमें बच्चों को स्कूल में खाना देने का था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसके अंदर जो है छोटे बच्चों जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उनके लिए बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे व्यवस्थित करनी है। ICDS हमारा कब आया था? 1975 में। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ICDS जो हमारा आया था 1975 में, और ये डायरेक्टली लिंक है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से, तो ज़रूर पूछा जा सकता है। सो क्या है कि नेशनल फूड जो है नेशनल बेनिफिट मैटरनिटी ऑफ स्कीम, मतलब जो बेनिफिट मैटरनिटी स्कीम है जो है वो BPL प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाए। जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो पर्सन है एबव है हमारे 65 ईयर से, उनको दी जाए। देन अन्नपूर्णा स्कीम इसके तहत आती है, जो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिकली है। अंत्योदय योजना उनके लिए है जो काफ़ी पुअर है, तो उनको 35 kg का राशन वाला स्कीम अंत्योदय योजना है। देन क्या है, नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम, इसमें जो है फैमिली के बेनिफिट्स के लिए डिफरेंट तरीके की जो है इसमें जो है प्रपोजल लाए गए थे। देन है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर BPL एंड APL फैमिली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसके तहत जो है प्रॉपर टाइम पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो पाए जो ग्रेन्स हैं, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चेन है PDS। ठीक है, तो ये BPL और APL फैमिलीज के लिए बेसिकली लाई गई थी। देन अगर हम बात कर लें कुछ सैलिएंट फीचर जो है हमारे NFSB जो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 का, उसमें क्या है कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, जो एलिजिबिलिटी है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, कौन उसको डिटरमिन करेगा, वो स्टेट जो है वो उसको डिटरमिन करेगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। देन क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर आर इंटाइटल्ड टू अ न्यूट्रिशियस, ठीक है, टेक होम राशन जिसमें 600 कैलोरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट एटलीस्ट 6000 फॉर 6 मंथ के लिए इसमें मिलने का था। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। देन चिल्ड्रेन जो है 6 मंथ से लेके 14 ईयर्स की एज में उनको क्या है, फ्री और हॉट मील, ठीक है, वो मिलने का था। या तो वो जहाँ पे हैं वहाँ पे मिले, दैट इज़ मिड डे मील कह सकते हैं, इसका एक पार्ट है। और या फिर टेक होम राशन, अगर वो वहाँ पे नहीं है, जैसे भी क्या हुआ हमारा पेंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन पीरियड जब था, तो क्या था, स्कूल तो बच्चे आ नहीं सकते थे, पर क्या है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी, और इसमें था, तो इस वजह से उनको या तो बैंक में पैसे दिए गए या फिर उनको जो है राशन जो है वो प्रोवाइड किया गया कि वो घर पे उनको मिल पाए।
भोजन जो है, ठीक है। देन है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंड टू स्टेट इन केस ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। अगर जो है स्टेट के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये कौन इंश्योर करेगा कि स्टेट के पास जो है प्रॉपर ग्रेन जाए? वो कौन इंश्योर करेगा? वो इंश्योर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, की स्टेट जो है वो इस स्कीम को प्रॉपर चला पाए। उनके पास जो ग्रेन अगर कम है तो उसकी सप्लाई जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। देन है स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस टू द बेनिफिशियरी इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस को, अगर सप्लाई नहीं हो पा रही है फूड ग्रेन की, अगर फूड ग्रेन वो देने में किसी भी कह सकते हैं ना, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया आपका, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे था, जब ये स्कूल वगैरह बंद थे, तो क्या उनको अलाउंसेस दिए गए थे उसकी जगह पे अगर हम फूड ग्रेन अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये प्रोविज़न है कि आप उसके लिए अलाउंसेस दें, यानी कि जितना आप देते हैं उतना पैसा उनको दिया जाए, जिससे उनकी जो नीड है वो पूरी हो, ठीक है। क्योंकि जो फूड है ये हमारी बेसिक नीड है। लाइफ को अगर चलाना है तो फूड ज़रूरी है, फूड एंड वाटर, ठीक है। सेफ फूड सेफ वाटर इज़ अ रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। देन क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिफॉर्म किया गया। स्टेट फूड कमीशन विल बी फॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो स्टेट फूड कमीशन है उनको फॉर्म किया गया इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट के लिए, ठीक है। देन है क्या, एक बार बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि कहाँ से कब ये शुरू हुआ था और कहाँ तक ये पहुँचा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिक्लेयर किया कि राइट इज लीव गारंटीड इन एनी सिविलाइज सोसाइटी इम्प्लाइज टू राइट टू फूड। यानी कि कोर्ट ने जो है कभी डिक्लेयर किया 1996 में कि जो जीने का जो अधिकार है, ठीक है, वो हमारा डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? खाने के अधिकार से, यानी कि राइट टू फूड भी है। तो यहाँ पे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया। देन 2001 में क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो 8 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज अ लीगल इंटाइटलमेंट्स, जिसमें क्या था, हमारा पीडीएस इंक्लूडेड था, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यानी कि ये जितनी भी स्कीम है इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे जो है राइट टू फूड जो है वो थोड़ा बहुत तो कुछ अपना लेवल अचीव कर पाए। इसकी वजह से जो है 2001 में जो है ना कोर्ट ने ऑर्डर दिया। देन अगर हम बात आ जाते हैं 2008 में, 2008 में क्या था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको जो है 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ एट सब्सिडाइज प्राइस पे उनको दिया जाए। यानी कि जो है 35 kg जो ग्रेन है मिले, जो पुअर फैमिली हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाली फैमिली, उनको जो है मिले और वो सब्सिडाइज प्राइस पे मिले, यानी कि उसमें जो है सब्सिडी पे उनको मिले। यानी कि अगर वो मार्केट में दाम 10 रुपये है तो उनको जो है 2 या 3 रुपये का जो भी है वो मिलेगा, ठीक है। देन है हमारा, देन द नेशनल फूड सिक्योरिटी विल हैड अ स्टार्ट जर्नी, हियर इज द टाइम लाइन। फिर उसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी बिल का जो है वो जर्नी स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ जो मेजर डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो मैं यहाँ लेके आई हूँ, जिसमें है हमारा अक्टूबर 2010 में क्या हुआ, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने जो है वो ड्राफ्ट बनाया नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पे, ठीक है, जो 75% ऑफ पॉपुलेशन को इंक्लूड करता था। देन जनवरी 2011 में एक्सपर्ट कमेटी जो सेटअप की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीसी रंगराजन, ठीक है, जिन्होंने एग्जामिन किया था बिल को और जो है सेवरल रिकमेंडेशन दी थी कि इसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें ये रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन और इंटाइटलमेंट्स ऑफ बेनिफिट एंड कंप्यूटराइज पीडीएस का उन्होंने बात किया था। तो ये किसका चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था? जनवरी 2011 में डॉक्टर सी रंगराजन की कमेटी में, ठीक है। देन क्या था, जुलाई 2011 में मिनिस्ट्रियल पैनल जो है उसने अप्रूव करा ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट कब दिया गया था? अक्टूबर 2010 में। उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सुधार करने लायक, और क्या एडिशन हो सकता है, क्या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। उसके लिए जनवरी में कमेटी बैठाई गई 2011 में। उसमें चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है। देन क्या है, जुलाई में ये जो है ड्राफ्ट जो है वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया, और जनवरी 2012 में जो है क्या है,
बिल वॉज रेफर टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड, ठीक है, ये पार्लियामेंट में गया। देन 4 जून 2013 को कैबिनेट में डिस्कस किया गया फूड सिक्योरिटी बिल को अप्रूव करने के लिए, ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू। देन जो है 4 जुलाई 2013 को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फूड एक्ट प्रोग्राम ऑर्डिनेंस को। देन 26 अगस्त की बात करें 2013 की, तो उसमें क्या बिल को पास कर दिया गया लोकसभा में। 2 सितंबर को बिल पास हो गया राज्यसभा में, और 10 सितंबर को जो है एसेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है एसेंट भी मिल गई, ठीक है। तो ये थी पूरी जर्नी, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। ये आपको पढ़ के भी मजा आएगा। एक बारी अभी साथ में पढ़िए, दोबारा से नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आप उसको उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की भी कोशिश करिए। बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ मतलब इसकी ज़रूरत क्यों थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल है वो एक्ट बन गया, और जो है मेजॉरिटी ऑफ दोज लिविंग इन इंडिया द राइट ऑफ वेरी चीप फूड ग्रेन, और इसने राइट दिया उन पुअर पीपल्स को कि वो वेरी चीप प्राइस पे जो है फूड ग्रेन्स को अवेलेबल करा पाएँ अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ समरी दी गई है जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की है 2013 में, जिसमें प्रिलिमिनरीज है, इंटाइटलमेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड, यानी कि किसको इसकी ज़रूरत है उसको पता करना। देन क्या है, फूड कमिश्नर्स बने, ट्रांसपेरेंसी प्रोविजंस बने, पीडीएस रिफॉर्म हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट भी इससे कुछ हुआ, क्योंकि इसमें जो 18 ईयर से अबव जो है कोई भी वुमेन है किसी भी हाउस होल्ड की, तो जो अथॉरिटी होगा, जो फर्स्ट नेम होगा राशन कार्ड में, वो किसका होगा, वो उस महिला का होगा। तो इससे क्या है कि उसको एक अथॉरिटी दी गई, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हुआ हमारा किससे, वुमेन एम्पावरमेंट से। देन ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ की इसमें बात कर सकते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अगर प्रीलिमिनरीज की बात करें तो बिल जो है वो सीक करता है कि वो प्रोवाइड करे फूड एंड सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड हुआ कि मतलब ये जो है अफोर्डेबल और एसेसिबल जो है फूड वो सबको प्रोवाइड करा पाए। देन क्या है, इंटाइटलमेंट्स की बात करें, इंटाइटलमेंट्स में क्या है, पीडीएस जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है, हाउस होल्ड आर इंटाइटल्ड टू 5 kg ऑफ फूड पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। इससे क्या 2.43 करोड़ अंत्योदय हाउस होल्ड टू गेट 35 kg ग्रेन्स, ठीक है। वैसे जो पीडीएस थे, पीडीएस के थ्रू जो है कि हाउस होल्ड को ये एलिजिबल हाउस होल्ड को ये डिक्लेयर कराना कि उनको 5 kg जो है राशन पर पर्सन वो मिलेगा, और अगर 2.43 करोड़ जो है वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है उसमें 35 kg वो वाला सिस्टम है। पर अभी क्या हो गया है, अभी वो सारा एक हो गया है, ठीक है। अब क्या है, फूड कमीशन की अगर बात करें तो फूड कमीशन क्या है, जो बिल है वो प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ स्टेट फूड कमीशन, ठीक है। उसमें स्टेट जो है फूड कमीशन वो अपना क्रिएट कर सकता है। ईच कमीशन सेल कंसिस्ट पीएफए चेयर पर्सन, 5 अदर पर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी, जिसमें जो है वो एक 5 चेयर पर्सन उसमें हो सकते हैं, ये 2 अदर पर्सन भी हो सकते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी भी रखना होता है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन, और जो हमारा कमेटी बैठेगा, जो कमीशन जिसमें मेंबर होंगे, जो 5 मेंबर की कमीशन, उसमें क्या उनका मेन काम ये है कि ये जो स्कीम है वो प्रॉपरली रेगुलेट हो रही है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना, उसका इवैल्यूएशन करना, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटाइटलमेंट्स की अगर बात करें, ठीक है। तो चिल्ड्रेंस के लिए क्या है, वुमेन्स के लिए क्या है, अदर पर्सन के लिए क्या है, हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर बात करें चाइल्ड इंटाइटलमेंट्स की चिल्ड्रेन के लिए, तो जो चिल्ड्रेन है जिनका एज ग्रुप क्या है 6 month to 6 year, ये एज ग्रुप वाले जो चिल्ड्रेन है उसके लिए बिल जो है गारंटी करता है एज अप्रोप्रिएट मील फ्री ऑफ चार्ज थ्रू अ लोकल आंगनबाड़ी, ठीक है। लोकल आंगनबाड़ी के थ्रू जो है प्रिपेड मील मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, ठीक है। देन क्या है, जो चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको फ्री मिड डे मील विल बी प्रोवाइडेड एवरी डे इन ऑल स्कूल रन बाय लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड स्कूल अप टू
क्लास 8, यानी कि क्लास 8 तक का जो है 16 to 14 ईयर्स के बच्चे जो इसके बीच आते हैं, उसमें क्या है कि उनको मिड डे मील के थ्रू जो है उनका डेली का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कराया जाएगा। Children who suffer from malnutrition will be identified through the local आंगनवाड़ी and meal will be provided to them free of charge। ठीक है, उसके अलावा भी जो चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो या तो स्कूल नहीं जा रहे या फिर किसी कारण से 14 साल के ऊपर के हैं, फिर भी वो माल नरिश्ड हैं, तो उनको क्या, उनको आइडेंटिफाई करना, वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेंगी लोकल आंगनवाड़ीज, उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई कराना और मील को जो है वो प्रोवाइड कराना फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, देन है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो था उसमें क्या था कि एवरी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर इज इंटाइटल्ड टू फ्री मील एट द लोकल आंगनवाड़ी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट औरत हैं और जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको क्या है कि फ्री मील प्रोवाइड किया जाएगा लोकल आंगनवाड़ी के द्वारा, और ये कब तक रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे होने के बाद 6 मंथ तक। ठीक है, देन क्या है मैटरनल बेनिफिट जो मिलेगा 6000 का असिस्टेंस, वो क्या है इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जिससे क्या है वो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उससे उसको पूरा कर पाएँ। ठीक है, देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जो ज़रूरत है जिसको उस तक ये चीज़ें पहुँचे, उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इंडिया का तो हाल पता ही है कि जिसको ज़रूरत होती है वो उस चीज़ को नहीं पा पाता है, जिसको नहीं ज़रूरत होती वो लोग उस चीज़ को ईजिली असिस्ट कर पाते हैं। सबसे कितनी भी स्कीम बना लो, कितनी भी चीज़ें, जब तक लेकिन प्रॉपर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आपको किस चीज़ के लिए बनाना है या फिर किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, जब तक उस तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं चीज़ों को, तब तक वो कोई स्कीम हो, कोई आपका गोल हो, वो नहीं पूरा होता है। सपोज आपको एक एग्ज़ाम ही देना है, एग्ज़ाम ही है आपका, बट आपको उसके लिए प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन बनाना पड़ेगा ना, प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि हमको इस पोर्शन के लिए इतना टाइम देना है, इस पोर्शन के लिए इतना टाइम देना है। अगर आप उस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आप उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हो, तो देयर इज अ लेस चांसेस कि आप जो है एग्ज़ाम में सक्सीड हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट और आइडेंटिफाई करना कि किसको प्रियोरिटी देनी है, ये जो है हर लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड है उनको आइडेंटिफाई करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया स्टेट को कि पीडीएस के थ्रू प्रपोर्शन जो है रूरल अर्बन पॉपुलेशन का उनको डिक्लेयर करना। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिजिबल पर्सन जो है कैलकुलेटेड हुए कि जो इसके अंदर आएंगे, वो सेंसस जो हुआ था पॉपुलेशन फिगर उसके थ्रू। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड इज लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, और जो हाउस होल्ड का जो आइडेंटिफिकेशन है वो जो है हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो उसको करें। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड है उसको डिस्प्ले करा जाए पब्लिकली बाय स्टेट गवर्नमेंट के, जिससे लोग जान पाएँ कि हम इसमें हैं कि नहीं है। और अगर आप ये पता चलेगा, ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, अगर वो मतलब अगर पब्लिकली वो दिया गया है तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो आइडेंटिफाई करती है तो उनको उसको डिस्प्ले करना होगा कि उन्होंने किसको इसमें इंक्लूड किया है और किसको नहीं किया है। देन आता है ट्रांसपेरेंसी प्रोविजंस। ट्रांसपेरेंसी प्रोविजंस मीन्स प्लेसिंग ऑल पीडीएस रिलेटेड रिकॉर्ड ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, यानी कि जितने भी पीडीएस से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं उनको पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखा जाए। ऐसा नहीं कि हमने किसको दिया, कितने अमाउंट में दिया, क्या नहीं दिया, उसको छुपा के रखें, तो ऐसा नहीं है। आपने जिसको दिया है, जितना दिया है, वो कभी भी अगर कोई चाहे तो वो देख सकता है, वो पब्लिक के लिए ओपन रखना होता है। देन कंडक्टिंग पीरियोडिक सोशल ऑडिट ऑफ द पीडीएस एंड अदर वेलफेयर स्कीम, जितनी भी पीडीएस हैं या फिर अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको क्या, उनकी स्पेसिफिक और पीरियोडिक सोशल ऑडिट कराना, जिससे उसमें पता चले कि कहाँ पे लूप होल्स हैं। प्रॉपर जो है वो स्कीम तो इम्प्लीमेंट कर दी गई है पर वो क्या प्रॉपरली वो चल रही है। ठीक है, फिर क्या है यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो है आईसीटी का यूज़ करना प्रॉपर, जिससे जो है चीज़ें कंप्यूटराइज हो, डिजिटल हो। देन क्या है सेटिंग ऑफ विजिलेंस कमेटी एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड फेयर प्राइस शॉप लेवल टू सुपरवाइज ऑल स्कीम अंडर द एक्ट, यानी कि जितने भी स्कीम हैं उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना, उसके लिए जो है विजिलेंस कमेटी को सेट करना। ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे। देन है पीडीएस रिफॉर्म। पीडीएस रिफॉर्म की बात करें तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स इसमें इंक्लूडेड था। आईसीटी का एप्लीकेशन हो, इंटू कंप्यूटराइजेशन हो सारी चीज़ों का, आधार से जो है उसको लिंक किया जाए, जितने भी बेनिफिशियरी हैं कौन कौन उसको
उठा रहे हैं तो आधार से लिंक करने पे क्या होगा कि गड़बड़ी होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, फिर इसके जो है क्या बनेगा, ये फुल ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड बने सारी चीज़ों का, कि उसको जो है इजीली एक्सेसिबल हो, कोई भी उसको कभी भी जो है उसको देख पाए, और उससे अगर रिलेटेड कुछ उसको प्रॉब्लम है, कुछ क्लेम है, तो वो भी वो कर पाए। ठीक है, फिर क्या आती है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। इस रूल में क्या क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें आता है कि अंडर सेक्शन 39(1) जो है NFSA का, वो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो सेक्शन 39 है सब क्लॉज 1 NFSA का, वो देता है पावर गवर्नमेंट को कि वो जो है स्टेट के साथ मिलके कंसल्टेशन करके जो है रूल्स बना पाए, नोटिफिकेशन रिलीज कर पाए इस प्रोविजन, इस एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या है, प्रोविजन ऑफ फंड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन रूल। यानी कि जो शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन रूल है 2014, इसमें इंक्लूड किया गया। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है 2015 वो इसमें इंक्लूड किया गया। कैश ट्रांसफर ऑफ फूड सब्सिडी रूल 2015 ये भी इसमें इंक्लूड किया गया, और नोटिफिकेशन ऑफ WCD एंड HRD। ठीक है, सेक्शन 40 जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी कि बाय नोटिफिकेशन एंड कंसिस्टेंट विद द एक्ट एंड रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए अगर उनको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अपने स्टेट के अकॉर्डिंग करने हैं कि उसको प्रॉपरली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो ये अथॉरिटी जो है स्टेट को दे दी गई है, किसमें, जो सेक्शन 40 है उसमें। देन बात आती है कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो है, ठीक है, इतने रूल्स रेगुलेशन आए, फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 में, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 94, और बात करें 2019 की तो 102। तो मेन रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट्स मेकअप इंडियाज हंगर। इतना स्कीम चल रहा है, मिड डे मील हो गया, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गया, इतनी सारी स्कीम, ईट राइट इनिशिएटिव, ये वो चीज़ें, इतना सब कुछ चलने के बावजूद क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि फिर भी इंडिया जो है 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, तो हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनसे भी हम पीछे चल रहे हैं। क्या रीज़न है, कुछ तो लूप होल्स होंगे कि जो भी स्कीम है, इतनी स्कीम बनने से कुछ नहीं होता, उसका जब इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक एक भी पर्सन, ठीक है, जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है और जब तक उस चीज़ वो उसको बेनिफिट नहीं कर रहा है, तब तक वो कभी भी स्कीम जो है कोई वो सक्सीड नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर हम डेटा को देखें, मैं इसको जूम आउट करती हूँ, अगर आप यहाँ पे डेटा को देखें तो जो अंडर नरिश्ड हैं, जो बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं हंगर इंडेक्स को काउंट करने के, जिसमें अंडर 5 की मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, स्टंट चिल्ड्रन कितने हैं, फास्टेस्ट चिल्ड्रन कितने हैं, और अंडर नरिश्ड कितने हैं, उसका जो है वो हमें देखना होता है। तो अगर अंडर नरिश्ड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंकड़ा आप देख सकते हैं 15.1 जो है वो अंडर नरिश्ड है, 15.2 जो है वेस्टेड चिल्ड्रेन है। वेस्टेड चिल्ड्रेन का मतलब जिनका जो वेट है उनके हाइट के और उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे कम है। और स्टंटेड चिल्ड्रेन का मतलब वो होता है कि जितना उनका एज है उसके हिसाब से उनकी हाइट नहीं है। ठीक है, और मॉर्टेलिटी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर आप देखें तो स्टंट चिल्ड्रेन, ठीक है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण उनका जो हाइट है वो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये क्या है, ये मामला कितना 38.7% तक का। ठीक है, तो बहुत सारे अभी भी हैं कि हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इनिशिएटिव से मतलब नहीं है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एज अ गवर्नमेंट स्कीम ला देती है, इम्प्लीमेंटेशन करने का चक्कर किसका होता है, उसको किसको करना होता है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे, एक ऑफिसर बनेंगे, तो वहाँ पे जाके क्या जिम्मेदारी है आपकी कि जो भी इनिशिएटिव है, जो भी स्कीम है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। ठीक है, गवर्नमेंट सबके घर नहीं जाती है, पर हर एक चीज़ का चेन है। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी में है, वो उसने ऑर्डर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर चेन है, ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, सुपरवाइजर हैं, सिटीजन है। एज ए सिटीजन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी कुछ अगर देखें कि जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको मिल रहा है, तो हम वहाँ पे भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम वहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हैं, हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार बस अपने लिए ही बोलना होता है कि जब अपना बारी आएगा तभी बोलेंगे, नहीं, बोलना तो कभी भी होता है। आपके पढ़ने लिखने या फिर
आपकी इतनी अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप कुछ भी गलत होता हुआ देखें और उसके लिए आप बोल ना पाए। देन क्या है हमारा, अगर बात करें, देख तो लिया हमने इंडेक्स कितना है, फिर भी एक बार देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, क्या भला है ये। तो ये क्या है, एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश होती है वर्ल्ड वाइड, और वेल्थ हंगर लाइफ जो है इसको मिल करके पब्लिश करते हैं हर साल। ये अक्टूबर में जो है पब्लिश होती है। पहली बार ये पब्लिश कब हुई थी, 2006 में पहली बार जो है वो इंडेक्स रिलीज हुआ था। और ये जो 2020 का एडिशन था, ये 15 एडिशन था इसका। ठीक है, इसका एम होता है कि वो मेजर करे और ट्रैक करे हंगर को ग्लोबली, रीजनली और कंट्री लेवल पे, कि कितना हंगर है। यहाँ पे जो जीरो का जो जीरो रैंक होती है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे नो हंगर, यानी कि सारे लोग जो है वो फुलफिल हैं। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, वो न्यूट्रिशनली फुलफिल है, वहाँ पे हंगर का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये नंबर आते जाते हैं उस हिसाब से ये होता रहता है। ठीक है, 0 to 100 की स्केल पे है इसमें जो दिया गया है। देन क्या है, इसमें जो है कैलकुलेशन जो होती है वो बेसिकली जो है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट के बेसिस पे ही क्या किया जाता है, मतलब हंगर इंडेक्स जो है वो 4 बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि चाइल्ड वास्टिंग क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। चाइल्ड वास्टिंग वो है कि जिसमें वेट जो है बच्चे का उसकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग कम हो। ठीक है, और स्टंटिंग का मतलब क्या है कि उसकी हाइट जो है वो उसके एज और वेट के अकॉर्डिंग कम हो। और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि 5 साल से कम वाले बच्चे में मतलब मरने की जो दर है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन वो कितनी है। ठीक है, फिर इसके लिए जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जिसमें हम आपका क्या आता है, हमारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस फैलाई कि हाँ हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए भोजन में, क्या नहीं। फिर पोषण अभियान 2018 में जो इम्प्लीमेंट हुआ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। देन प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो महिलाओं के लिए बेसिकली उनको जो है प्रेगनेंटी और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, ये 2017 में आया। फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें फूड फोर्टिफिकेशन में लाइक हमारे जो राइस हैं, फ्लावर हैं और साल्ट जो है, इनको पार्टिकुलर जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, उससे उनको फोर्टिफाई कराना कि अगर वो जो गरीब है वो आटा चावल खरीद सकता है। ठीक है, पर उसके लिए और सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जो है रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम नहीं बनाई है जिससे उनको फ्रूट्स दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या चीज़ हम कर सकते हैं कि जो फ्रूट से भी मिलने वाली उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उसके थ्रू पूरी हो। तो उसके लिए वाइटामिन डी, वाइटामिन B12, आयरन, आयोडीन, इन सारे से रिच जो है हमारे फ्लोर एंड राइस एंड जो है आपका हाँ सॉल्ट जो है इसको प्रोवाइड किया जाए, जो वो फोर्टिफाइड हो, जिससे उनकी जो नीड है वो पूरी हो पाए। ठीक है, फिर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी इसी के लिए लाया गया था कि जिससे हंगर पे काबू पाया जा सके। देन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष बेसिकली जो है मॉर्टेलिटी के लिए था। जो आपका है उसमें क्या कि वैक्सीनेशन जो होता है मदर का और बच्चे का, वैक्सीनेशन का जो स्कीम होता है वो मिशन इंद्रधनुष वो करता है। और ICDS जो है ओवरऑल जो चिल्ड्रेन से जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है जो 1975 में आई थी, अभी तक है, कि उसका जो ओवरऑल जो है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना फूड, कितना जो भी रिक्वायरमेंट है वो ICDS जो है कवर करता है। ठीक है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट की बात देख लेते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो 1 नेशन 1 कार्ड का आपने सुना ही था कि अभी एक जो है एक ही कार्ड रहेगा, वो होल नेशन में कहीं भी चलेगा। यानी कि आप अगर आप यूपी के हो, आप हरियाणा के हो, आप दिल्ली के हो, तब भी अगर आपके पास आपका वहाँ का कार्ड है, राशन कार्ड है, तो वो कहीं भी आप रहो, आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, फिर भी आप जो है फूड को असेस कर सकते हो। ठीक है, देन क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। यहाँ पे क्या है, फोर्टिफिकेशन जो है राइस का हो वाइटामिन B12 से, आयरन से, जिससे क्या है जो राशन दिया भी जाए जो PDS से अवेलेबल हो वो भी फोर्टिफाइड हो, जिससे अगर उनको और भी कुछ नहीं मिल रहा लाइक फ्रूट्स वगैरह जो है बेसिकली वाइटामिन रिच तो हमारे बेसिकली फ्रूट्स वगैरह से ही मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं। फिर अगर वो उसको नहीं असेस कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई स्कीम तो है नहीं कि उनको सब्सिडाइज बेसिस पे वो फ्रूट्स दे रहे हैं। मिल्क तो अभी उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है मिड डे मील में, बट पहले ये भी नहीं था। तो क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा फोर्टिफाइड एक ऐसा सोर्स दें जिससे उनकी सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। क्या आपको लगता था कि सिर्फ वीट एंड जो राइस देने से उनकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल वो फुलफिल हो जाती क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, इस वजह से जो है ये फोर्टिफाइड स्कीम का प्लान लाया गया।
देन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि मिल्क को मिड डे मील में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उनका इम्प्रूव कर पाए न्यूट्रिशन लेवल को चिल्ड्रेन को। देन क्या है, इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन अंडर, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या, कि उनको भी एनएफएसए में ऐड किया जाए, ठीक है, जिससे उनका जो है उनका भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और फूड सिक्योरिटी जो है वो सॉल्व हो पाए। देन आता है हमारा, उड़ीसा ने जो है इंक्लूड किया लोकल प्रोड्यूसर्स को आईसीडीएस और पीडीएस स्कीम में फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स का मतलब जो वहाँ की फेमस जो है लोकल प्रोड्यूस जो मिलेट वगैरह है उसको प्रमोट किया, और उसके थ्रू जो है आईसीडीएस और पीडीएस में उनको इंक्लूड किया। लाइक वहाँ पे रागी जो है वो कल्टीवेट होती है, रागी जो है रिच सोर्स है कैल्शियम का, तो उसको इंक्लूड करने से क्या होगा कि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी पर्सन जो है मिल्क को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क का जो है प्राइस वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, हर जगह की एक प्रॉपर मिलेट होती है, ठीक है, और मिलेट जो है हमारे न्यूट्रिशन में रिच होती हैं अगर कंपेयर टू सीरियल्स की बात करें, तो उससे क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर, अगर रागी की बात करें तो कैल्शियम रिच होता है, ठीक है। अगर हम मिल्क नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, रागी भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से पूरा हो रहा है, ठीक है। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड ई ऑक्शन, तो फिर जो है एफसीआई ने जो है ई ऑक्शन कंडक्ट किया, जिससे उन्होंने ऑनलाइन जो है वो क्या किया, जो है ऑक्शन किया जो व्हीट एंड राइस का है, एंड देन इंश्योर किया कि जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा राइस एंड व्हीट का कंट्री में लॉकडाउन पीरियड्स के दौरान जो है, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें। एक बारी अपनी हम लर्निंग को भी एसेस कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड व्हीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968, यानी कि किसने जो है स्पेशल स्टैम्प जो है रिलीज किया था व्हीट रिवॉल्यूशन का 1968 में। तो ये जिन्होंने किया था इसको शुरू, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि इस टाइम पे ही इनके ही इनिशिएटिव से क्या आया था, जो है इनके ही इनिशिएटिव से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ था, वो इंदिरा गांधी ने ही उसके लिए बहुत एफर्ट जो है वो दिखाई थी, ठीक है। जो प्राइस है, द प्राइस दैट इज अनाउंस बिफोर द सोइंग सीजन इज कॉल्ड, जो प्राइस जो है जो अनाउंस किया जाता है सोइंग सीजन से पहले, ठीक है, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, तो वो प्राइस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी। एमएसपी जो होता है वो ऐसा प्राइस होता है जिसको अनाउंस किया जाता है सोइंग सीजन से पहले, ठीक है। देन आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फैसिलिटेट अ नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक इन महाराष्ट्र, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फैसिलिटेट किया गया कि वो एक नेटवर्क को बिल्ड करें एनजीओ का, जो सेट करें ग्रेन बैंक महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है उसको ये जो है अथॉरिटी दी गई थी कि वो ग्रेन बैंक जो है वो डेवलप करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीजनल हंगर कॉमनली फाउंड इन, जो सीजनल हंगर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो बेसिकली अगर सीजनल और हंगर की बात करें तो हंगर जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा सीजनल और एक होता है क्रॉनिक, ठीक है। तो सीजनल हंगर वो हंगर होता है कि जो जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड चल रहा है फूड की, ठीक है, फूड उग रहा है उस टाइम पे वो अवेलेबल हो, बट जब वो नहीं है तो वो अवेलेबल नहीं हो उन लोगों को। तो ऐसा जो सीजनल हंगर जो केस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, रूरल एरिया में, गाँव में, जहाँ पे फूड जिस टाइम पे उगता है उस टाइम पे तो ठीक है, पर अभी खेतों में है, अगर कह सकते हैं अभी कटाई नहीं है तो हुई है, तो उस टाइम पे क्या है कि उनके पास फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो मेजर इशू देखा जाता है ये रूरल एरिया में देखा जाता है सीजनल हंगर का। क्रॉनिक हंगर की बात करें तो क्रॉनिक हंगर उससे रिलेटेड होता है कि आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, उसकी वजह से जो है आप प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी में फूड को एसेस नहीं कर पा रहे हैं,
ये वाला जो क्रोनिक हंगर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ में। क्रॉनिक हंगर का जो इशू है वो हंगर एरिया में अर्बन एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर वर्ग हैं जो रहते हैं, ठीक है, उनको काम नहीं मिला, तो काम नहीं मिला तो फिर पैसा नहीं है तो फिर उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो क्रॉनिक हंगर जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक हंगर जो है वो अर्बन एरिया से रिलेटेड है और सीजनल हंगर जो है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन, यानी कि फूड सिक्योरिटी से मतलब क्या है। ठीक है, पहले भी हमने शुरू में जो सबसे पहली स्लाइड थी वो यही डिस्कस की थी हमने। तो फूड सिक्योरिटी से मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल एट ऑल टाइम, यानी कि जो अवेलेबिलिटी हो, एसेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबिलिटी हो फूड की, ठीक है, किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम, वो जो है वो फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली इससे ही रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी का मतलब इतना ही है कि आपको अवेलेबिलिटी हो, एसेसिबिलिटी हो, अफोर्डेबल भी हो। ऐसा नहीं कि बहुत है आपके पास दुकानें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर वो आपके अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो अफोर्डेबल भी हो। ये तभी ये पूरा जो है फूड सिक्योरिटी का जो है पूरा मतलब इससे ही वो होता है, पूरा होता है, ठीक है। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज इनिशिएटेड फॉर द पुअर इन ऑल एरियाज। पुअर के लिए जो सारी एरिया में जो सबसे जो स्कीम इनिशिएट की गई थी उसको क्या बोलते हैं, वो है TTPDS स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रिकॉर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू, यानी कि जो बफर स्टॉक होता है वो स्टॉक होता है फूड ग्रेन का, वो किसके थ्रू प्रोकर्ड किया जाता है, तो इसके लिए जो है वो FSSAI के थ्रू प्रोकर्ड किया जाता है। जो वो रखते हैं उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, और जो PDS होता है यानी कि जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में, ठीक है, जो स्टोर करते हैं वो बफर स्टॉक होता है, और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है वो क्या होता है, PDS होता है। देन है, फार्मर आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर क्रॉप, इट इज़ कॉल्ड, जो प्राइस होता है प्री अनाउंस प्राइस जो गवर्नमेंट देती है क्रॉप के लिए, वो क्या है, हमारा MSP, ठीक है। अगला है हमारा, व्हेन वाज द AAY स्कीम, यानी कि अंत्योदय योजना स्कीम लॉन्च, अंत्योदय योजना स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी, तो अंत्योदय योजना जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी हमारी मई 2000 में, ठीक है। देन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है द मिनिमम गारंटी प्राइस एट विच द गवर्नमेंट ऑफिसर टू परचेज एनी क्वांटिटी इज नोन एज, यानी कि ऐसी कौन सी मिनिमम गारंटी प्राइस है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, परचेज करने के लिए, मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड को, तो उसको बोलते हैं हमारा क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज MSP, ठीक है। फिर इसमें शुरू में इस सेशन में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ड फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट में आया था, यानी कि कब एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो आपने अगर खोजा हो, कमेंट किया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताती हूँ, जो है 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था रोम में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए, जिससे जो है फूड सिक्योरिटी जो है वहाँ से क्या है एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। फिर जो है अगर हम बात करें MSP की, तो MSP सबको ही पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट देती है। अन्नपूर्णा स्कीम की अगर बात करें तो अन्नपूर्णा स्कीम क्या है, हमारी अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को, जो सीनियर सिटीजन की फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है, उसके सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए अन्नपूर्णा योजना है, ठीक है। ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी, ये 1 अप्रैल 2000 को जो है हुई थी। उसके बाद है क्या, मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैं वहाँ ये आपको बता रही हूँ, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में जो राशन की शॉप है वो कोऑपरेटिव जो है उसके द्वारा रन की जाती हैं, तो जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में जो भी राशन की शॉप्स हैं वो किसके, कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो है वहाँ पे रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेन बैंक के लिए, डिफरेंट रीजन में एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई है, उसको क्या बोलते हैं, तो डिफरेंट रीजन में जो ग्रेन बैंक है, ग्रेन बैंक के लिए बेसिकली जो है एक सोसाइटी वो की गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी का नाम है जो ग्रेन बैंक के रूप में काम करती है, वो है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। महाराष्ट्र में भी हमने क्वेश्चन देखा, तो ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड है कि जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है वो जो है NGO सेट किया गया था, जो ग्रेन बैंक की तरह काम करे डिफरेंट रीजन में, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, बफर स्टॉक स्कीम जो है उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली। तो बफर स्टॉक अभी हमने देखा कि कौन रखता है, किसके थ्रू होता है, तो वो होता है बफर स्टॉक जो है कौन रखता है, FCI, ठीक है। तो बफर स्टॉक स्कीम जो ऐसी होती है कि मतलब कमोडिटी जो स्टोरेज के लिए हो, ठीक है, जिससे हम स्टेबलाइज कर पाएँ प्राइजेस को इंटायर इकोनॉमी में, ठीक है, उसको मतलब स्टोर करने के लिए उतना अमाउंट कि हम अपने स्टोर में रख पाएँ जिससे जो है चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी ना हो, ठीक है। वो हमारा बफर स्टॉक स्कीम जो है वो उसका मेन पर्पस ये था कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो होते हैं, ठीक है, उनको स्टॉप कर पाए, ठीक है। जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जब भी अगर प्राइस जो है बढ़ रहा है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस बढ़ता है यानी कि जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो अगर क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं। और ये ज़्यादा ज़रूरी है जब ये फूड के केस की बात हो तो, ठीक है, क्योंकि फूड के बिना तो कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर अगर हम, जैसे मैंने बताया पहले ही कि कितने पिलर हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड WHO से, तो क्या उसमें कितने हैं, 3 मैंने बताया था। तो ये हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा, यानी कि जो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ पे लाई हूँ वो तो लाई हूँ, बाकी जो चीज़ें मैंने एडिशनल आपको एक्ट के साथ डील करते हुए बताई वो भी आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो अगर एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, ये वीडियो के पैसे नहीं लग रहे देखने के, ठीक है, और ये अवेलेबल हमेशा रहेगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए कि हाँ, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा, जहाँ तक जो जो चीज़ें मैं आप तक दे सकती हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको देने की कोशिश की, ठीक है। कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या छूटा है, क्या इसमें हम और इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, एक नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इतने पेशेंटली सुनने के लिए, पूरे सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया FCI के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।